दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट एक्सपोजर देने वाला हूं कि क्लास 12 कॉमर्स बोर्ड एग्जाम 2027 कितना डिफिकल्ट होने वाला है और कौन सी ऐसी चीजें करनी चाहिए जिसकी वजह से आपका बोर्ड एग्जाम 2027 इजी बन सकता है और आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में आप अपना मन चाहा परसेंट का एक्सेल कर सकते हो। अब क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए उन सारी चीजों के बारे में बात करने वाले, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बता दूं नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, नहीं ज्वाइन किया फटाफट से जाओ डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करो, क्योंकि एक ऐसा व्हाट्सएप चैनल होने वाला है जहां पे जितने भी अपडेट्स होंगे, जितने भी लेक्चर्स वगैरह होंगे, जितने भी शेड्यूल्स होंगे, सारी चीजें वहीं पे क्या शेयर की जाती हैं। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये जरूर बता देना आपको ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगता है और मैं जानता हूं वो सब्जेक्ट कौन सा, तो उसके ऊपर एक कंप्लीट एक्सपोज वीडियो में बनाऊं ताकि आप क्या कर सको, आप उस सब्जेक्ट को एक्सेल कर सको। इस वीडियो को जो टारगेट कमेंट देता हूं मैं 500 का टारगेट कमेंट देता हूं, अगर आप इसे पूरा कर देते तो जल्द ही यूट्यूब पे भी हम फ्री बैच सीरीज का स्टार्ट करेंगे। अब चलो एक एक करके चीजों की बात करता हूं, समझने की कोशिश करता हूं। देखो बोर्ड एग्जामिनेशन की जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन सेल होता है, ठीक है। अभी बोर्ड एग्जामिनेशन क्या कहता है, जब भी पेपर ये सेट करता है तो पेपर सेट करते टाइम ये हमेशा तीन तरह के बच्चों को हमेशा ध्यान में रखता है। सबसे पहले एक होते हैं आपके वीक स्टूडेंट्स, ठीक है, एक होते हैं एवरेज स्टूडेंट और एक होता है आपका जो टॉप वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको। और पेपर का लेवल भी कुछ इसी तरीके से होता है, कभी भी जो पेपर होता है वो पेपर एक सिरे के या फिर एक क्लास के बच्चे को ध्यान में रख के नहीं किया जाता कि अगर एक एवरेज बच्चा है तो एवरेज बच्चे के हिसाब से पेपर सेट किया जाए, अगर एक टॉपर वाला स्टूडेंट है तो टॉपर कैटेगरी वाले स्टूडेंट के हिसाब से पेपर सेट किया जाए। हमेशा जो महाराष्ट्र बोर्ड है वो पेपर जब सेट करता है तो वो हमेशा ध्यान रखता है कि जो तीनों लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन सभी लेवल वाले स्टूडेंट्स के लिए पेपर सॉल्व करना क्या आसान हो जाए। तो हमेशा जो पेपर होता है वो तीन लेवल पे सेट होता है, एक होता है इजी लेवल, एक होता है मॉडरेट लेवल, ठीक है, और एक होता है आपका थोड़ा डिफिकल्टी लेवल। लेकिन अगर एक मैं एक बात करूं तो हमेशा से जो इजी लेवल होता है और जो मॉडरेट लेवल होता है इसका जो परसेंटेज होता है पेपर सेट कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा हमें यहाँ पे क्या दिखाई देता है। अब यहाँ पे चीजें समझना एक एक करके किस तरीके से। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एग्जामिनेशन को लेकर बहुत ज्यादा घबराते रहते हैं। अगर आपने पिछले बोर्ड एग्जामिनेशन के अगर पेपर रिव्यू देखिएगा तो बहुत बार चीजें देखी जाती है, इकोनॉमिक्स का पेपर टफ आ गया, ये आ गया, वो आ गया। नहीं, देखो एक चीज मैं बताता हूँ, अब हर एक सब्जेक्ट की हम यहाँ पे बात करेंगे और एक एक करके चीजों को समझेंगे। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं बुक कीपिंग अकाउंट्स की मैं बात करता हूँ। अब अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप हर एक बच्चा जो है थोड़ा सा डरता भी और घबराता भी। रीजन क्या होता है, रीजन होता है उसको टैली को लेकर, उसके एडजस्टमेंट्स को लेकर। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं कहूँ कि देखो ऐसा कुछ नहीं है कि अकाउंट्स के पेपर बहुत ही नेक्स्ट लेवल का आता है, बहुत ही ज्यादा टफ आता है, ठीक है। और पिछले बार का जो पेपर है बच्चे जो कह रहे थे थोड़ा सा टफ है क्योंकि पेपर पैटर्न चेंज हुआ था, नहीं देखो पेपर पैटर्न कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। जहां पे आपको चीजें क्लियरली बोली गई थी कि देखो आप जब भी पेपर पैटर्न देखते हो बोर्ड एग्जामिनेशन वहां पे क्लियर होता है कि एडमिशन, रिटायरमेंट, ठीक है, बीओई या फिर डिसोल्यूशन, ये चारों में से कोई भी एक दूसरे के ऑप्शन में आ सकता है और ऐसा ही हुआ था, ठीक है। तो इस वजह से आपको जो प्रिपरेशन है वो 360 डिग्री के हिसाब से करनी है और एक्चुअल में जो पेपर पैटर्न बोर्ड द्वारा रिलीज किया उसी को आपको फॉलो करके क्या चीजों को कंप्लीट करना है। ये चीज नहीं है कि आप कोई भी रैंडम पेपर पैटर्न देख ले रहे हो और आपकी चीजें हो जा रही है, नहीं, ऐसा कभी भी मत करना। समझ में आ गया। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, देखो स्कोरिंग कब बनता है, स्कोरिंग तब बनता है जब आप हर एक चीज पेपर में करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप थियोरी है, अकाउंट्स की थियोरी पे भी ध्यान दो, ठीक है, उसके सम्स पर भी ध्यान दो और उसके पीवाईक्यूज पे भी ध्यान दो। और साथ ही साथ एक चीज और यहाँ पे आ जाती है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान दो। जब ये सारी चीजें आप करते हो तो अकाउंट्स का पेपर आपके लिए इजी बनता है। अब ये चीज है आप सिर्फ सम पे लगे रह रहे हो और वो भी गिने चुने सम कर रहे हो, आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस उतनी ही चीजें करो। मैं एक चीज बोल रहा हूँ, अकाउंट्स में इस तरीके से आप पास नहीं हो पाओगे, अकाउंट्स में इस तरीके से चीजें नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया। तो आपको हर एक चीज को हमेशा कैटेगराइज करना है, सम के लेवल्स को देखना है। सबसे पहले बहुत इजी लेवल के सम्स होता है, टेक्स्ट बुक में जो सम्स के जो ये दिए सीक्वेंस दिए वो भी कुछ इसी तरीके से दिए। पहले आपको सिंपल सम्स दिए गए, फिर थोड़े से मॉडरेट लेवल के, फिर थोड़े से चैलेंजिंग दिए गए। ये नहीं है कि पहले चैलेंजिंग दे दिया फिर इजी फिर और मॉडरेट दिया, नहीं, ये चीज एक सीक्वेंस वाइज चीजें दी जाती है। इसलिए हमेशा किसी भी एजुकेटर का हमेशा मानना ये होता है कि जब भी आप पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहले आपको सॉल्व एग्जाम्पल पे ध्यान देना चाहिए कि सॉल्व एग्जाम्पल आपके इजी लेवल पे होते हैं जो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। और बहुत सारे बच्चे होंगे जो डायरेक्टली पीवाईक्यू सॉल्व करने, भाई मत करो भाई, पीवाईक्यूज पहले, पीवाईक्यूज पहले करोगे तो कुछ हो नहीं पाएगा। सबसे पहले सॉल्व एग्जांपल करो, फिर उसके बाद आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उनको पहले मास्टर करो, फिर उसके बाद पीवाईक्यू पे जाओगे तो कुछ फायदा मिलेगा, वरना फायदा मिलने वाला नहीं है।
अब यहाँ पे आगे हम बात करते हैं, हम बात करेंगे आपके ओसीएम की। अब ओसीएम की भी चीजें होती है। देखो ओसीएम की सबसे बड़ी चीज क्या होती है बताइए, क्या बच्चे इस सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा अंडरस्टिमेट करते हैं, तो लास्ट में यही सब्जेक्ट होता है जो उनको सबसे ज्यादा रुलाता है। अब आप मानोगे नहीं मेरी बात, मैंने हर साल देखा है कि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, ओसीएम को बहुत लाइट लेते हैं। टीचर एक कंसेप्ट समझा दिया, करना क्या, अपने मन से ही फेंकना है, हम तो फेंक देंगे। नहीं, ये ऐसे नहीं होता। मन से फेंकना मतलब कुछ भी फेंक दोगे, कंटेंट भी तो रहना चाहिए आपके दिमाग में। मन से फेंकना मतलब क्या होता है कि जब आप आंसर्स लिख रहे हो तो आंसर कंसेप्ट से रिलेटेड होने चाहिए, लेकिन उसके लिए आपके पास कंटेंट भी तो होना चाहिए। पता चल रहा आपके पास कंटेंट ही नहीं है, आप बस बोल रहे मैं फेंक दूंगा फेंक दूंगा फेंक दूंगा, आंसर होता जाएगा। नहीं, ये चीजें नहीं होती है, और इस तरीके से कभी भी चीजें नहीं हो पाएंगे मेरे दोस्त। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपको कंटेंट पे पहले ध्यान देना है। आप हमेशा कंसेप्ट रीड, कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझेगा टेक्स्ट बुक रीड करो। जब आप कंसेप्ट समझ के टेक्स्ट बुक रीडिंग करते हो, वो एक बार नहीं कहूंगा मैं, कहूंगा 2 से 3 बार रीड करो। जब 2 से 3 बार आप कंटेंट को रीड करोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिलेगा, और फिर आपके पास जो कंटेंट है वो क्या स्टोर होता जाएगा। क्लियर हो गया? तो यही सेम चीज है, कंसेप्ट करो, फिर उसके बाद रीडिंग करो, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे बात करो, इसके डिस्टिंग्विश बिटवीन हो गए, इसके केस स्टडीज हो गई, ठीक है, इसके 8 मार्क्स के क्वेश्चन, इन सभी के जो आंसर है वो आंसर प्रिपेयर करो, उसके लिए एक सेपरेट नोटबुक आप बनाओ, ठीक है। अगर आप पहले से आंसर प्रिपेयर करके चल रहे हो तभी जाके एग्जामिनेशन में आपका बहुत ज्यादा टाइम बचता है और आपका पेपर कंप्लीट हो पाता है। नहीं तो बहुत सारे बच्चों का कंप्लीट हमेशा यही रहता है कि पेपर में अगर मैं बात करूं तो एग्जाम में हमें टाइम ही नहीं मिल पाया, टाइम कम पड़ गया, हाथ दर्द करने लगा। तो ये सारी वजह क्या होती है, सारी चीज की वजह ये होता है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की, सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं की, सही मायनों में चीजें प्रिपेयर नहीं की, ये एक रीजन बन जाता है। समझ में आ गया? रीडिंग करने के बाद आप आंसर खुद से क्या प्रिपेयर करो। जब इस तरीके से चीजें लेके जाओगे तो ओसीएम में भी आप अच्छा खासा मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स में, अब इकोनॉमिक्स में भी बच्चों का जो हालत होता है बहुत ज्यादा खराब होता है ग्राफ्स को लेकर, ठीक है। आपके जो शेड्यूल्स होते हैं, जो टेबल्स होते हैं, उन सभी को लेकर। तो एक चीज यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो ग्राफ वगैरह चीजें होती है उनमें भी आपको पहले ग्राफ समझ लेना है। क्या होता है पता है क्या? बच्चे पूरे साल भर सिर्फ ग्राफ को देख लेते हैं, लेकिन वो ग्राफ का मतलब क्या होता है वो नहीं समझते कि ये जो एक्स एक्सिस है या फिर वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस प्रेजेंट क्या कर रहा है। अगर स्लोप अपवर्ड जा रहा है तो क्यों अपवर्ड जा रहा है, अगर स्लोप डाउनवर्ड जा रहा है तो क्यों डाउनवर्ड जा रहा है, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। आपको सबसे पहली चीज ग्राफ समझना पड़ेगा। आप ग्राफ ही नहीं समझोगे फिर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा तो आपके माथे के ऊपर से चला जाता है। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। भाई एक चीज में बोलो, इकोनॉमिक्स में जो डिस्टिंग्विश में हमें 4 4 पॉइंट्स ही लिखने होते हैं, ठीक है। हमें 4 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं। अभी 4 पॉइंट्स आप हर एक जब टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो वहां पे अपने आप आपके प्रिपेयर होते जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वहां पे आपको अच्छे से रीडिंग करने की जरूरत बन जाती है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, इकोनॉमिक्स कुछ टफ नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। और बहुत बोलते हैं ना कि बच्चे इसको ओवर हाइप कर लेते हैं। रीजन क्या होता है? रीजन होता है प्रॉपर पढ़ाई नहीं करते। स्टार्टिंग के जो 5 चैप्टर्स है बहुत ही सिंपल है, पता नहीं बच्चे क्यों उस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस रहते हैं कि इकोनॉमिक्स है भाई, इकोनॉमिक्स हुआ नहीं है मेरा, ये फिर ये। आप रोजाना 2 2 टॉपिक भी करते हो ना, मैं कह रहा हूँ कि आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस आने वाले 5 6 महीने में बहुत आराम से कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद 2 3 महीने आपको और मिल जाते हैं कि आप इजिली रिविजन कर सको, चीजों को रिवाइज कर सको। तो यही यही इसलिए चीजें मैं कह रहा हूँ कि भाई प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ करो, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट दो, सैंपल पेपर सॉल्व करो और पीवाई क्यूज कंप्लीट करो, आपका इकोनॉमिक्स का पेपर हो जाएगा, ठीक है। इतना कुछ टफ आउट ऑफ दिस सिलेबस कुछ नहीं आता मेरे दोस्त। अब बात करते हैं हम एसपी की, बात करते हैं। अब एसपी का भी सबसे बड़ा रीजन क्या है हार्ड लगने का? सबसे बड़ा रीजन है हार्ड लगने का क्योंकि देखो ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, बच्चे ऑप्शनल सब्जेक्ट का बहुत ही ज्यादा कम भाव देते हैं और इसी की वजह से इनकी हालत क्या खराब हो जाती है। अब यहाँ पे क्या मैं बात करूं, आपका चैप्टर्स क्या, कॉर्पोरेट फाइनेंस है, सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस है, इश्यू ऑफ शेयर्स है, फिर डिबेंचर्स वाला है, पब्लिक डिपॉजिट वाला चैप्टर है, ठीक है, फिर उसके बाद मनी वाला है। ये चैप्टर्स क्या है, बहुत सिंपल चैप्टर्स है। बस हाँ यहाँ पे एक चीजें रहती है कि आपको टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़े से बाय हार्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। जो प्रोसीजर होता है प्रोसीजर सीक्वेंस वाइज याद करना होता है। लेकिन एक चीज मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ध्यान ही नहीं दोगे तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है कहाँ से चीज आने वाली है। आप सबसे पहली चीज है इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा भाव दो और सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करो स्टार्टिंग से ही, ठीक है। कोई बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत प्यारे प्यारे चैप्टर्स है, कॉर्पोरेट फाइनेंस है, फाइनेंस क्या होता है, फिर कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब पैसे कहाँ कहाँ से लिए जाते हैं, ठीक है, कौन से तरीके होते हैं, यही चीजें बताएंगे ये पूरे एसपी में। भाई लेटर्स तीन तीन चैप्टर तो सीधा सीधा लेटर है मेरे दोस्त। अगर आपने एक फॉर्मेट लर्न कर लिया और उस फॉर्मेट को लर्न करने के बाद रोजाना एक एक लेटर को प्रैक्टिस भी किया अभी से, आराम से चीजें कंप्लीट हो जाती है। और एग्जाम में 3 चैप्टर में से कम 2 ही चैप्टर में से 2 ही चैप्टर के लेटर्स आपको लिखने होते हैं, कोई भी 2 लेटर,
समझ में आ गया, वो एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहेगा उस हिसाब से, ठीक है। तो इसका भी सेम चीज है, थियरी है कंप्लीटली, तो इसका आंसर राइटिंग वगैरह कंसेप्ट वगैरह समझो, फिर चीजें करो, आराम से चीजें क्या हो जाएंगी। और मैं एक चीज कह रहा हूँ, कभी भी बोर्ड एग्जामिनेशन ये नहीं चाहता कि वो बच्चों को फेल करे, लेकिन 12th कॉमर्स के बच्चों का अगर फेलियर रेशियो अगर ज्यादा है तो रीजन क्या, अगर आप मौका ही नहीं दोगे उनको पास करने का तो हम पास कैसे करेंगे मेरे दोस्त, समझ में आ गया। अब एक चीज यहाँ पे और सभी को बात को, प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी की एप्लीकेशन पे, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, ठीक है। प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी के एप्लीकेशन पे आप सभी के लिए इकोनॉमिक्स और ओसी के, इकोनॉमिक्स और बुक कीपिंग के सॉरी जो बैचेस है वो लॉन्च की गई है, ठीक है। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, जहां पे प्रो और प्रो मैक्स दोनों ही बैचेस है। प्रो मैक्स पर अगर मैं बात करूं, आज भी अगर मैं बात करूं तो रैंक 200 का कूपन कोड अवेलेबल है, जो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। बच्चे एनरोल करो, जल्दी हमारे जो बैचेस है वो भी स्टार्ट होने वाले हैं, और ये दोनों ही सब्जेक्ट के प्रो मैक्स पे अवेलेबल है। और वही इकोनॉमिक्स अगर मैं बात करूं बुक कीपिंग के प्रो बैच पे भी आपको एक डिस्काउंट अवेलेबल आ जाता है, जिसका नाम है रैंक 100, मतलब 100 रुपए का डिस्काउंट आपको यहाँ पे भी देखने मिल जाता है। तो आप जाके फटाफट अवेल कर सकते हो। इकोनॉमिक्स के प्रो बैच में कोई भी डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है, हाँ, लेकिन प्रो मैक्स पे अवेलेबल है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सेम चीज इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश का भी जो कोड्स है वो अवेलेबल है हमारे जीडीए महाराष्ट्र के एप्लीकेशन पे, जिसपे भी आपके कूपन कोड्स क्या चालू है, सॉरी इसकी जो कूपन कोड है वो रैंक का 100 200 नहीं है, इसका जो कूपन कोड है पीजीए 200 और पीजीए 100 है, हाँ, ठीक है। तो आप जाके फटाफट से चीजें अवेल कर सकते हो, चीजों को कंप्लीट कर सकते हो। जो रैंक 100 और 200 मैंने बताया वो इंग्लिश और हिंदी की कोर्सेस के लिए, तो जाके आप चीजें अवेल कर सकते हो। तो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे वाले दिन में कई सारी चीजें आपकी लेके आना है। मिलता है अगली वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।